15 अगस्त 2024 को जब पूरा इंडिया 77th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस में बिजी था, तब हमारे ही देश का एक राज्य अपना 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था। इतना अनबिलीवेबल लगता है कि हिंदुस्तान में ही होने के बावजूद पिछले 78 सालों से हिंदुस्तान से ही आज़ाद होने का जश्न मना रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, बट इस स्टेट के पास अपनी खुद की पार्लियामेंट, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और यहाँ तक कि अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक है। इस उग्रवादी संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। और तो और इनका अपना एक प्राइम मिनिस्टर थुइंगालेंग मुइवाह भी है। मतलब ये लिटरली इंडिया के अंदर अपना खुद का एक अलग देश बनाकर बैठे हैं और उसे चला भी रहे हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस राज्य में जाने के लिए लोगों को वीजा की तरह ही एक परमिट लेना पड़ता है। यहाँ बिना राज्य सरकार की अनुमति के आप राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। दोस्तों, वो और कोई नहीं, हमारे ही देश का एक राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आज के द भारत फाइल्स के इस वीडियो में हम जानेंगे नागालैंड की पूरी सच्चाई। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नागालैंड का भी विकास हो और हिंदुस्तान का भी विकास हो, उस एक सपने को लेकर के नई यात्रा का प्रारंभ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1826 से, जब ब्रिटिश असम पहुंचे और असम को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जनजातियां ज्यादातर स्वतंत्र रूप से ही काम करती रहीं और असम के पास वाले इलाकों को उस समय नागा हिल्स कहा जाता था। 1881 में ब्रिटिश पहली बार नागा हिल्स पहुंचे। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडिया सरकार ने 2-3 हजार नागाओं को ट्रेंच खोदने, युद्ध करने और अन्य कामों के लिए फ्रांस भेजा। वहाँ से लौटकर नागाओं ने महसूस किया कि वे भारत से अलग हैं, इसलिए 1918 में नागाओं ने कोहिमा में नागा क्लब बनाया। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान ने पूर्व से हमला किया तो नागाओं ने उनके रास्ते को रोका और लंबे संघर्ष के बाद उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जापान के साथ इस संघर्ष के दौरान काफी जान माल का नुकसान हुआ, जिसके बाद नागा हिल्स के डिप्टी कमिश्नर ने नागा क्लब की जगह नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया, जिसका उद्देश्य युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई और मरम्मत। देखिए, उस समय से ही ये लोग अपनी सुरक्षा, युद्ध में लड़ाई और बाद में उसकी मरम्मत सब कुछ अपने दम पर अपने ही लोगों के साथ मिलकर करते आए हैं। 1929 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो नागा क्लब ने उनसे कहा कि उनके क्षेत्र को भारत का हिस्सा न माना जाए और उसे सीधे ब्रिटिश कंट्रोल में रखा जाए। उनका तर्क था कि चूंकि वे पोर्क और बीफ दोनों खाते हैं, इसलिए न तो हिंदुओं ने स्वीकारते हैं और न ही मुसलमान। 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, जिसने भारत में चुनावों का रास्ता खोला, तब भी नागालैंड के क्षेत्र को एक्सक्लूडेड एरियाज की श्रेणी में रखा गया। भारत की आजादी के समय नागा क्लब ने अपनी एक राजनीतिक संगठन बना ली। धीरे धीरे ये संगठन मजबूत होता गया और बाद में इसका नाम बदलकर नागा नेशनल काउंसिल यानी NNC रखा गया। इस संगठन का उद्देश्य था स्थानीय अर्थव्यवस्था संभालना, नागाओं के हितों की रक्षा करना। भारत की आजादी से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को NNC ने अपने नेता आगामी फिजो के नेतृत्व में नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। फिर मई 1951 में भारत की आजादी के बाद होने वाले पहले चुनाव को NNC ने पूरी तरह बॉयकॉट किया और इसकी जगह खुद से एक पब्लिक वोट कराया। NNC का दावा था कि 99.9% नागा लोगों ने भारत से अलग होने के पक्ष में वोट दिया है, लेकिन भारत सरकार ने इस पब्लिक वोट को मानने से साफ इनकार कर दिया। 1952 में आगामी फिजो की संगठन NNC ने खुद को स्वतंत्र नागालैंड की सरकार घोषित कर दिया, लेकिन नेहरू के इरादे भी साफ थे। उन्होंने कहा था, चाहे भारत के टुकड़े हो जाए या चारों तरफ खून की नदियां बहें, मुझे परवाह नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ नागालैंड को भारत से अलग नहीं होने दूं। Whether heaven falls or India goes to pieces and blood runs red in the country, I don't care. Nagas will not be allowed to become independent. 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसाम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट पास किया और आसाम राइफल्स को नागा इंसर्जेंसी से निपटने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद भारत सरकार और नागालैंड के बीच संघर्ष हिंसक हो गया। नागाओं ने भारत के खिलाफ अपनी एक सशस्त्र इकाई बनाई, जिसका नाम नागा आर्मी रखा गया। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1958 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी AFSPA लागू किया। लेकिन सरकार के इस फैसले से जनजातियों में असंतोष और बढ़ गया और जल्द ही पूरे राज्य में आंदोलन और हिंसा तेज हो गई। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नागा फेडरल आर्मी, जो नागालैंड की अंडरग्राउंड आर्मी थी। NFA और इंडियन आर्मी के बीच लगातार हिंसक मुकाबले हुए, जिससे हालात और बिगड़ते चले गए। साथ ही मौतों की संख्या तेजी से बढ़ गई। अंततः 1960 में भारतीय सरकार ने नागाओं के साथ एक 16 पॉइंट अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें कई अहम मुद्दे शामिल थे। इसी समझौते के तहत 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड, जो तब तक असम का एक जिला था, आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया और भारत का 16वां राज्य बन गया। उस समय तक NNC का प्रमुख नेता आगामी फित्जो पाकिस्तान होते हुए लंदन भाग चुका था और वहीं से अंडरग्राउंड आर्मी कंट्रोल करने लगे। खैर, नागा हिल्स को अब अपनी एक पहचान मिल चुकी थी, जिसका नाम
पड़ा नागालैंड। इसी कदम से एक शांति मिशन की शुरुआत हुई। सरकार ने संघर्ष रोकने के लिए एनएनसी के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन कुछ कठोर विचारधारा वाले लोग केवल स्वतंत्र नागा राष्ट्र से कम किसी चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 6 दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और शांति मिशन को बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर से बड़े स्तर पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन शुरू किए गए। इसी बीच एनएनसी के कुछ कैडर चीन भी गए आर्मी ट्रेनिंग लेने और हथियार लाने के लिए। लेकिन एनएनसी के भीतर तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि नागा समुदाय एक समान नहीं है। उसमें कई अलग अलग जनजातियां हैं जिनके अपने हित और एजेंडे हैं। इसी तनाव के बीच इंदिरा गांधी की सरकार ने इन जनजातियों के प्रमुख नेताओं से अलग अलग सलाह लेना और बातचीत करना शुरू कर दिया। इनमें कुछ ऐसे लोग थे जो जनजातीय विभाजन से परेशान थे या फिर इस बात से नाखुश थे कि एनएनसी कम्युनिस्ट चीन का समर्थन ले रहा था। आखिरकार 11 नवंबर 1975 को एनएनसी, एनएफजी और भारतीय सरकार के बीच शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ। इस समझौते में इन समूहों ने बिना शर्त रखे भारतीय संविधान को स्वीकार किया, भारत से अलग होने की मांग छोड़ दी। आपको लग सकता है कि संघर्ष अब खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनएनसी के अंदर कुछ नेता अभी भी चीन के नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा से प्रभावित थे। इसी वजह से थुइंगालेंग मुइवा के नेतृत्व में लगभग 140 सदस्यों के एक समूह ने शिलोंग अकॉर्ड को मानने से इनकार कर दिया और 1980 में एनएनसी से अलग होकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी एनएससीएन का गठन किया। इस संगठन के प्रमुख नेता थे थुइंगालेंग मुइवा, इसाक चिसुस्फू और एसएस खापलांग। उनका लक्ष्य था एक ऐसा देश बनाना जो सिर्फ नागाओं के लिए हो, ग्रेटर नागालिम। इस लक्ष्य में सिर्फ नागालैंड ही नहीं बल्कि वे सभी क्षेत्र शामिल थे जहां नागा जनजातियां रहती हैं। इनके अनुसार इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार के नागा बहुल इलाकों के हिस्से भी शामिल थे। और जब देश अलग चाहिए था तो जाहिर है झंडा और संविधान भी अलग ही होना चाहिए था। यहीं से एनएससीएन का प्रभाव कम होने लगा और एनएससीएन लगातार मजबूत होता गया। इसके बाद नागालैंड और आसपास के इलाकों में हिंसा का एक और दौर शुरू हो गया, लेकिन एनएससीएन के साथ भी वही हुआ जो पहले दूसरे नागा समूहों के साथ हो चुका था। ट्राइब्स के बीच मतभेद बढ़े और संगठन में आंतरिक लड़ाइयां शुरू हो गईं। इसी वजह से 1988 में ये संगठन 2 हिस्सों में बट गया। एनएससीएन-आईएम जिसके लीडर थुइंगालिंग मुइवा और आइसैक चिसुस्फू थे और एनएससीएन-के जिसके लीडर एसएस खापलांग थे। 13 सितंबर 1993 को एनएससीएन-आईएम ने मणिपुर में 115 कुकी समुदाय के लोगों की हत्या कर दी। 1992 से 1997 के बीच इसी संगठन ने 350 से अधिक कुकी गांवों को उजाड़ दिया। इस दौरान महिलाओं और बच्चों सहित 1000 से ज्यादा निहत्थे लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए। इन सब घटनाओं के बावजूद 1997-98 में भारत सरकार ने एनएससीएन-आईएम और एनएससीएन-के दोनों के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट किया। इसके बाद करीब 80 दौर की बातचीत हुई, लेकिन फिर भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें जारी रही। हाँ, इतना जरूर हुआ कि कुछ हद तक शांति बनी रही, लेकिन हिंसा पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। मणिपुर में आज सेना के काफिले पर हुआ हमला। सेना के काफिले पर इतने बरसों बाद कोई हमले की बात आई है सामने। 2015 में एनएससीएन-के के कुछ उग्रवादियों ने भारतीय सेना पर बड़ा हमला किया था, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा एनएससीएन-आईएम और एनएससीएन-के दोनों ही गुट कई बार एक दूसरे पर भी हमले कर चुके हैं। मोदी सरकार इस पूरे संघर्ष को समाप्त करना चाहती थी। इसी वजह से 3 अगस्त 2015 को भारत सरकार और एनएससीएन-आईएम के बीच नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ। इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत 80 से ज्यादा दौर की बातचीत के बाद एक नया सीज फायर तय हुआ और दोनों पक्ष राजनीतिक समाधान की ओर आगे बढ़े। लेकिन एनएससीएन-के के साथ ये समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने पहले हुए एग्रीमेंट को तोड़कर सेना पर हमला किया था। हालांकि एनएससीएन-के ने यह जरूर कहा है कि वे एक नया सीज फायर एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हैं। समस्या ये है कि नागा ग्रुप्स अब भी एक अलग फ्लैग और अलग संविधान की मांग कर रहे हैं, जिसे भारत सरकार स्वीकार नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर आज एक राज्य की ये मांग मान ली जाती है तो देश के कई अन्य क्षेत्रों में भी अलग पहचान और अलग राज्य या देश जैसी मांगे तेज हो जाएंगी। जैसे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग, जहां कुछ समूह बांग्लादेश के हिस्से जोड़ने की बात करते हैं। इसके बाद नवंबर 2017 में एनएनपीजी, जिसमें कम से कम 7 नागा समूह शामिल हैं, के साथ भी एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस एग्रीमेंट में एनएनपीजी भारतीय संविधान को स्वीकार करने और बातचीत जारी रखने पर सहमत हुआ। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी एनएससीएन-आईएम अभी भी नागाओं के लिए अलग फ्लैग और अलग संविधान की मांग कर रहा है। साथ ही एएफएसपीए को हटाने की मांग भी कर रहा है, क्योंकि ये कानून सुरक्षा बलों को बहुत ज्यादा पावर देता है। एएफएसपीए 1958 से लागू है। इस एक्ट के तहत किसी पर भी संदेह के आधार पर गोली चलाई जा सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी घर में बिना वारंट घुसकर तलाशी ली जा सकती है। इसी वजह से इसे कई लोग काला कानून भी कहते हैं। 1972 में इस एक्ट को नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी लागू किया गया, लेकिन नागालैंड में ये कानून सबसे लंबा चला है। एनएससीएन-आईएम का मानना है कि नागालैंड कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं
और इसका भारतीय मुख्य भूमि से कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं था, इसीलिए वो अपना अलग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। उनके पास अलग पार्लियामेंट, अलग होम मिनिस्ट्री, अलग फाइनेंस मिनिस्ट्री, अलग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, यहाँ तक कि उनका अपना प्राइम मिनिस्टर भी है। थुइंगालेंग मुइवा जो NSCN-IM के शीर्ष नेता हैं, वो भी हमारे प्रधानमंत्री की तरह अलग अलग देशों में मीटिंग और डिप्लोमेटिक विजिट्स के लिए जाते रहते हैं। हाल ही में NSCN-IM के नेताओं ने एक स्पीच में सीधी राजनीतिक चेतावनी दी है भारत सरकार को। वे कहते हैं, या तो आप हमारी यूनिक हिस्ट्री, हमारी संप्रभुता, हमारा नेशनल फ्लैग और हमारा नागा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता दें, वरना हमें अपनी मांगे मनवाने के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। इन सब तनावों की वजह से आज तक नागालैंड का आम आदमी पिसता चला आ रहा है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नागालैंड में पाई गई थी। कारण यह है कि राज्य के अंदर जॉब के अवसर बेहद सीमित हैं, इसीलिए बड़े पैमाने पर युवाओं को दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है। इसके अलावा नागालैंड में कई समूहों ने शिकायत की है कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ लगातार बढ़ रही है। ज्यादातर बांग्लादेशी लोग लेबर का काम करते हैं, ऐसे काम जो नागा लोग नहीं करते या करना नहीं चाहते। इसके चलते कई भारतीय मुस्लिम युवकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनमें से कई ने स्थानीय नागा लड़कियों से शादियां की हैं और इस वजह से उन्हें इल्लीगल माइग्रेंट समझकर परेशानी झेलनी पड़ती है। उधर कई नागालैंड के नागरिक वर्षों से मानवाधिकार उल्लंघन यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का आरोप भी लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि AFSPA जैसे कानूनों की वजह से इंडियन आर्मी ने कई बार स्थानीय युवाओं को टॉर्चर किया है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, साफ है कि नागालैंड का भविष्य अभी भी दांव पर है और ये भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब इस पूरी समस्या का एक स्थायी समाधान निकलेगा। हम जानना चाहते हैं, आपके हिसाब से भारत सरकार नागालैंड की समस्या को कब तक पूरी तरह सुलझा पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।